अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। इस सर्दी से बचने के लिए जो एहतियात हम बता रहे होते हैं, यकीनन आप लोग उसके ऊपर अमल दरामद भी करते होंगे। और अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इसका नुकसान किसको है? मुझे नहीं है, किसी और को नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही होगा इसका नुकसान। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसको जानने बावजूद भी कि उस चीज़ के बारे में हमें इल्म है, हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, तो फिर नुकसान किसका है? आपका अपना ही है ना। अगर मुझे कोई चीज़ समझ आती है और मैं उसके ऊपर जो है ना वो काम करना शुरू नहीं करती हूँ तो उसका नुकसान मुझे ही होगा, आप लोगों को नहीं होगा। तो इसलिए जो चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पर सेहत के मुतालिक, उसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र किया करें, ज़रूर अमल दरामद किया करें ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। अभी रिसेंटली मैं एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया है कि 5 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कह लें कि फूड कंपोनेंट्स हैं, फूड कॉम्बिनेशन है जिनका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ी और दूसरा वो कैंसरस बनते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, कि उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं, ऐसे कैंसरस प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जिनका हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम उनका इंटेक अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और रेगुलरली कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए कैंसर कॉजिंग भी बन सकता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो बच्चों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, नूडल्स। बच्चे कितना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कितना पसंद कर रहे होते हैं, घर में लेकर आए इंस्टेंट नूडल्स जो है ना वो पैकेट खोला, पानी में डाला और बना के और हम बच्चों को भी खिला देते हैं, तो कोई बात नहीं, खा लें बच्चे, लेकिन उसकी वजह से भी हेल्थ हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता है। तो जो बड़े खा रहे होंगे, जो बड़े जिन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बच्चे भी तो देखते देखते उन्हीं को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे ना। इसलिए बड़े बेहतर हो जाए, बड़े अपनी सेहत को जो है ना प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दें, बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ख़ास तौर पर डाइट के ऊपर आप फोकस करेंगे तो इन चीज़ों को लिमिटेड आप कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं इन बीमारियों को। हम तो अपनी पूरी कोशिश किया करेंगे जनाब अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, बाकी उसके ऊपर अमल करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर लेते हैं, लेकिन आज हमने बच्चों के हवाले से बात करना है। ऐसे बच्चे जिनमें आपको लगता है कि डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है, उनकी उम्र के मुताबिक हैं, जो वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनमें उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है। कुछ बच्चे डेवलपमेंट डिले के साथ पैदा होते हैं, कुछ बच्चे जिनको कुदरती तौर पर या पैदाइशी तौर पर कोई ना कोई कमी का, मैं माजूरी तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि किसी कमी का उनको सामना करना पड़ा होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उन कमी को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है और उनको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ किस तरह लेकर आया जा सकता है, आज हम उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी का क्या रोल होता है इन चिल्ड्रंस फिज़िकल डेवलपमेंट। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर हसनैन, बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है या चिल्ड्रन फिज़िकल डेवलपमेंट है, इसमें फिजियोथेरेपी का कितना अहम किरदार है, रोल किस तरह वो प्ले कर रही होती है? जी, जिस तरह से हम अगर बात करें जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ये बेसिकली सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये डिसेबल नहीं होते, ये डिफरेंटेबल होते हैं। इनकी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जिस तरह से हम दूर से कोई बात नहीं सुन सकते, ये बच्चे वो बात सुन सकते हैं। ये बच्चे किसी चीज़ को फील हमसे जल्दी कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ रखी है, आप भूल गए हैं, इन बच्चों को 5 साल बाद भी पता होगा अगर इनके सामने रखी है कि वो चीज़ वहाँ पे है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं कॉन्जेनिटल, एक होते हैं एक्वायर्ड। अब हम बताते हैं कॉन्जेनिटल क्या होते हैं, जिनको बाय बर्थ होता है, और एक्वायर्ड उन बच्चों को कहते हैं जो पैदाइश के बाद किसी भी किस्म के ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हो जाते हैं। अब कॉन्जेनिटल कंडीशंस में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड जिन्हें कहते हैं। उन बच्चों में क्या होता है, उनके हाथ के अंदर अकड़ाव होता है, टांग के अंदर होता है। वो बच्चे चल फिर नहीं सकते, मतलब कि आप कह सकते हैं
कि जिस तरह से एक फालज का मरीज़ होता है, उसका जिस्म अकड़ा होता है, इसी तरह उन बच्चों में होते हैं। आप उन बच्चों को एक्सरसाइज के थ्रू, स्ट्रेंथनिंग के थ्रू बेहतर कर सकते हैं। और ये पैदाइशी तौर पर ये पैदाइशी तौर पे होते हैं। पैदाइशी तौर पे जब बच्चा होता है तो उसमें आपको टाइमली पता चल जाता है उसके डेवलपमेंटल डिले के साथ कि इस बच्चे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसमें हम पेरेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप टाइमली अपने बच्चे की असेसमेंट करवाएं और उसको ट्रीट करवाएं। बच्चा छोटी उम्र में अगर टोस पे चलता है तो उसको मना करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। उसका क्या नुकसान हो सकता है अगर टोस पे चलते हैं बच्चे? उसका नुकसान ये हो सकता है कि जब बच्चा टोस पे चलेगा तो मंथ 2 मंथ तक अगर उसे मना नहीं किया जाएगा तो उसके जो हमारे पाँव के पीछे एचिलेस टेंडन होते हैं वो टाइट हो जाएंगे, तो बच्चा बिल्कुल टो वॉक करेगा। फिर वो अपना पूरा पाँव नहीं नीचे रखेगा। अच्छा। फिर भी अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो वो भी सर्जिकल केस है। आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें फिजियोथेरेपी में 90 to 95% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में आपको पेशेंट को सर्जरी की तरफ रेफर करना पड़ता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी कॉमन डिजीज है क्लब फुट। क्लब फुट का मतलब क्या होता है? बच्चों के पाँव अंदर की तरफ होते हैं, टेढ़े पाँव का टेढ़ापन। तो उसके अंदर भी सबसे पहले इसमें बहुत से ट्रीटमेंट आ चुके हैं। पॉन्स्टाई मेथड है एक, और उसके अलावा आप फिजियोथेरेपी में बच्चों के पाँव को पकड़ के हल्का सा मोबिलाइज करके सीधा करके तो उन्हें स्प्लिंट्स पहना देते हैं। अब क्या है, उसके पाँव को सीधा करके जब आपने मसनूई अज़ा पहना दी है तो 8 से 12, 14, 15 घंटे जब वो बच्चा वो पेनी रखेगा एक पोजीशन में तो उसका पाँव ऑटोमेटिकली सीधा होने लग जाएगा। तो छोटी उम्र में अगर ये चीज़ें करते हैं बच्चों को, क्योंकि कॉन्जेनिटल केसेस में ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बच्चों को टाइमली 1-1.5 साल की उम्र से इस तरफ अच्छा, ये कंजेनिटल अगर पैदाइशी तौर पर उनको कोई बीमारी है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उनको 1-1.5 साल से ही चीज़ें शुरू कर देनी। वो फिजियोथेरेपी भी हर चीज़ उनकी 1 से 1.5 साल में स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को डाइट के ऊपर उनकी बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। अब होता क्या है, बच्चों को जंक फूड दे दिया, नगेट्स दे दी, इस तरह की चीज़ें दे दी और प्रॉपर डाइट दी ही नहीं। उनको प्रॉपर डाइट पूछा जाए, चिकन लेते हैं बच्चे, उन्हें पसंद नहीं है, और मटन लेते हैं बच्चे, उन्हें पसंद नहीं है, यखनी लेते हैं, दूध लेते हैं, ये पसंद नहीं है। तो फिर उन्हें जो पसंद है वो उनका फ़ायदा नहीं करेगा। सही है कि वो जो खा रहे हैं फिर उनका कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो इसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को घर पे करा सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह इसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, अभी हम उसको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। ठीक है जी डॉक्टर असनान जी। इसमें सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज की बात करते चलें तो अगर बच्चों में पैदाइशी कमज़ोरी आ रही है, जिस तरह उनके स्टिफनेस है, अपर लिम्ब की स्टिफनेस है, तो पेरेंट्स को चाहिए उनके हाथ बिल्कुल इस तरह से करें और ये एक्सरसाइज करवाएं बच्चों को। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल बाजू को स्ट्रेट करके स्ट्रेच देंगे तो उससे ब्लड की सर्कुलेशन उनकी इम्प्रूव होगी। ठीक है। उसी के साथ अगर बच्चों के कंधों में खिंचाव है, जिस तरह बच्चे बिल्कुल राउंड शोल्डर करके बैठते हैं, तो उनको सबसे पहले उनके शोल्डर स्ट्रेट करवाएं और ये एक्सरसाइज उनको करवाएं। ये एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ये 3 एक्सरसाइजेस बड़ी ज़रूरी हैं। और उसी के साथ अगर 4th वन पे हम चलें तो हाथों को बंद करें, खोलें, इस तरह से मुट्ठी को बंद करें, खोलें, और उसके साथ बच्चों को इस तरह पीछे की तरफ उनका हाथ लेके जाएं, उनकी कमर के ऊपर। ठीक है। और उनकी एल्बो को फ्लेक्स इस तरह से करना है। ठीक है। एक्सटेंड इस तरह से करना है। ठीक है। इस तरह और इस तरह नहीं करना। मतलब इनवर्ड आपने फ्लेक्स करना है। ठीक है। आउटवर्ड करके आपने उसे नीचे लेके आना। ठीक है। इस तरह से आपको इस जगह पे बच्चे की स्ट्रेच फील होगा। और ये अगर कोई यंग पेशेंट है जिनमें डिसेबिलिटी आ रही, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिजवाना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने ना डॉक्टर साहब से अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी पूछे। मेरी बच्ची ना सेरेब्रल पाल्सी है, सीपी है, लेकिन उसके पत्ते अकड़े हुए नहीं है, ढीले हैं बहुत। ठीक है। कितने साल की है? नया 12 साल की है। ठीक है रिजवाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उसके पट्टे बड़े ढीले हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइप है सीपी की। सीपी रिजिड होते हैं, स्पास्टिक होते हैं, मिक्स होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं। अब स्पास्टिक में होता है कि उनके मसल बिल्कुल ढीले होते हैं, लूज हो जाते हैं, और स्टिफनेस भी आ रही होती है। रिजिड होते हैं, बिल्कुल अकड़े हुए होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सीपी की।
इनके ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले है बच्चे को ये स्प्लिंट्स पहनाएं। ओके, ठीक है, इस कंडीशन में आप स्प्लिंट्स पहना के बच्चों को सबसे पहले खड़ा करने की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। और इसी के साथ अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आए, इन बच्चों की भी एक्सरसाइजेज अभी हम अंदर बताएंगे कि एक टांग आगे रखें और ये स्ट्रेच, ओके, ये तब आपने बच्चों को करवाने हैं। ये वो बच्चे जो 5 से 6 साल के हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज ज़्यादा 5 से 6 साल में ही जाके स्टार्ट होती हैं। पहले आप बच्चों की ग्रॉस मोटर और सेंसरी स्किल्स पे काम करते हैं ताकि वो बेहतरी की तरफ जा सकें। ये इसी के साथ अगर आप दूसरी टांग को करें अपनी, तो हमेशा आपने याद रखना अपनी दूसरी टांग को अपनी बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, ऐसे। पीछे वाले नी को आपने बेंड करना है, आगे वाले नी को आपने स्ट्रेट रखना है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो जिस तरह बच्चे टो वॉक करते हैं इस तरह से, तो आपने क्या करना है, उनको हील की तरफ लेके जाना है। ओके, ठीक है, हील के ऊपर जब उनके स्ट्रेन आएगा, उनके एचलेस टेंडन पे आएगा, जो कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। और उसी के साथ कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे थोड़े से टेढ़े होके चलते हैं, पेल्विक उन्होंने अपनी टिल्ट की होती है, एक पोस्चर उन्होंने बनाया होता है। तो जिस साइड पे टिल्टिंग है, उस टांग को नीचे रख के दूसरी टांग को उनके ऊपर उठवाना है आपने, ताकि ऑपोजिट साइड पे लोड आए। इन एक्सरसाइजेस के दौरान अगर बच्चा बेयर नहीं कर पा रहा, आप उसे पकड़ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और इसी के साथ अगर आपके पास सीपी बच्चे आए हैं, तो जिसको हम कहते हैं जिम बॉल के ऊपर आप बच्चों को लटा के उनकी कमर की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। जब वो लेटेंगे, उनकी जो लंबर पोस्चर है वो उसके ऊपर स्ट्रेन अब जैसे रिजवाना ने कॉल की थी कि उनकी 12 इयर्स की बेटी है, तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक होंगी? फिर उनके लिए एक्सरसाइजेस सबसे पहले ये जो हमने बताई है एक्सरसाइज, ये बेस्ट है। और एक ये एक्सरसाइज बेस्ट है क्योंकि आपने ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है। थर्ड वन क्या है, आप पीछे दोनों हाथ इस तरह लेके जाएं। ओके, पीछे आपने हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करके नहीं लेके जाने, ऐसे हाथ स्ट्रेट लेके जाने ताकि शोल्डर पे स्ट्रेच आए। और इसी के साथ आपने क्या करना है, उस बच्ची के ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। आप एक बोर्ड ले लें, उसके ऊपर स्विच लगा लें, आप एक लॉक लगा लें और उसी के साथ एक चेन लगा लें। उस बच्ची से पहले आइडेंटिफाई करवाएं, फिर उसके हाथ से पकड़ के लॉक बंद करवाएं, उसके हाथ से बटन बंद करवाएं। आप रेड टेप लगा दें, ग्रीन टेप लगा दें, उसको बताएं ये चीज़ ऐसी है जिसको आपने टच नहीं करना है, ये चीज़ वो है जिसको आपने टच करना है। ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आती हैं। ठीक है। इससे वो बच्ची बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती है। चलें जी, ये आज की चिल्ड्रंस फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उनमें जो फिजियोथेरेपी है वो कितना अहम रोल प्ले कर रही है, और उसकी डेमो भी आपको डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा ने करके दिखा दिए हैं। डॉक्टर हसनैन, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। और अभी पिछले दिनों एक ऑर्डिनेंस जो है ना वो सामने आया है, प्रॉपर्टी जो उसको ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है। इस हवाले से कुछ चहमगोइयाँ भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इस ऑर्डिनेंस के बिना पर जिन लोगों के घरों पर या प्रॉपर्टी पर, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, तो अब उनके लिए ये सहूलत बनाई गई थी कि वो डीसी के पास जा सकते हैं, और एक पूरा प्रोसीजर होता है। फिर इसमें एसीज़ इन्वॉल्व होते हैं, ज़िला इंतज़ामिया इन्वॉल्व होती है, और जिनका कब्ज़ा जो है ना छुड़वा लिया जाता है काबज़ीन से। अब इस चीज़ को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें जो प्रोसीडिंग हमारे सामने आए हैं, जो वर्डिक्ट्स हमारे सामने आए हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। और उसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ी हुई है, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज का शो, आज का ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है कि इस ऑर्डिनेंस में था क्या। पहले ये पेश किया गया, फिर उसको असम्बली से पास भी करा लिया गया। इतनी क्या जल्दी थी, इनकी अपनी ही हुकूमत थी, पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी, तो ऐसा क्या हुआ है कि इतनी जल्दी रैपिडली ये सारा मामला पेश आया है। तो इस पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डिनेंस के पीछे की कहानी क्या है, और जो अदालत में मामला जब उठा है, तो जो जस्टिस मिसालिया नीलम है लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इसके ऊपर क्या क्या रिमार्क्स दिए हैं। अशफाक साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अशफाक साहब, डीसी की सरबराही में ये जो है कमेटियाँ बनाई गई, जिसने लोगों से उनके घरों के ऊपर काबज़ीन से उनके कब्ज़ा जो है वो छुड़वा दिया,
जबकि उसूली तौर पर तो एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए था जो ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है, एक प्रोसीजर पूरा जिनको A to Z उसको नापा जाता, उसके ऊपर काम किया जाता। आपको लगता है कि यही वजह बनी है कि अब ये ऑर्डिनेंस जो है ये एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम जो कवानीन असम्बली से पास होते हैं या ऑर्डिनेंस जारी होते हैं तो वो बहुत डीपली इनको देखती हैं और वो ये समझती हैं कि ये हुकूमतों के राइट्स हैं, हुकूमतें कानून साजी करने के लिए होती हैं और लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होती हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस बनाया गया और उसके बाद आपने देखा कि लोगों की ज़मीनों के कब्जे वागुज़र होना शुरू हो गए। एक डीसी या एसी बैठते थे और साथ पटवारी, तहसीलदार, मुतलका जितने भी रेवेन्यू वाले बंदे थे वो बैठ के फैसला करते थे और कब्जा दिलवा देते थे। अच्छा। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब ऑर्डिनेंस पहले मैं बता दूं कि ऑर्डिनेंस है क्या। ऑर्डिनेंस में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी डीसी की सरबराही में। अगर मैं मुतासिर बंदा हूँ तो मैं जाके एप्लीकेशन दूंगा, वो सारा रिकॉर्ड बुलवाएंगे, दूसरे बंदे को बुलवाएंगे और फिर वो सारा मवाद इकट्ठा करके अपनी एक सिफारिशात ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर देंगे। जो ट्रिब्यूनल है वो फिर उसके ऊपर जो पोजीशन दिलवाने का फैसला है वो ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर सूरत हाल डिफरेंट होगी जिसकी वजह से लोगों की बड़ी तादाद लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई कि हमारे जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन जहाँ पर डीसी बैठ के ना सिर्फ फैसले कर रहा है बल्कि पीरा फोर्स जिसको तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए लगाया गया था उनके थ्रू कब्जे दिलवाना शुरू कर दिए। अब डीसी ने क्या मतलब किया, पीरा फोर्स जो है वो महंगाई कम करने के हवाले से प्राइस तजावुज़ात हटाने के हवाले से काम नहीं कर रही है, वो लोगों की प्रॉपर्टीज वागुजार कर। अब हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त आई उन्होंने कहा कि जी हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 56 एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने जब लगी, ठीक है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर जब रिकॉर्ड मंगवाया। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, ये जो सोशल मीडिया पर ये कहानियां चल रही हैं ना कि जी चीफ जस्टिस ने बंद कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिविल अदालतों में प्रॉपर्टीज़ के केसेस साल चलते हैं लेकिन उसको स्पीडी करने के लिए भी इकदाम चीफ जस्टिस की जानिब से किए गए हैं। अब चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया, एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया। दौरान समाज जब अदालत लगी तो सारी अदालत में फुल पैक थी, अदालत रश हो गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब किधर है? उन्होंने कहा वो बीमार है। उन्होंने कहा जी वो तो बीमार है। तो चीफ जस्टिस चूंकि खुद वो भी ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने उन्होंने बेड रेस्ट का कहा था लेकिन केसेस की वजह से उनको आना पड़ा। उन्होंने कहा मैं भी अदालत में बैठी हूँ तो उनके अंदर होना चाहिए था। खैर एनीवे जब बात आगे बढ़ी तो सबसे पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपने ये जो ऑर्डिनेंस है इसको पढ़ा है आपने? तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। सरकारी वकील ने कहा कि जी हमने इसको देखा है। ठीक है। उन्होंने कहा क्या देखा है आपने इसमें? अब ये जो बात है, जो सरकारी वकील है वो पंजाब हुकूमत का वकील है और पंजाब हुकूमत से मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब का वकील है। ठीक है। अब उन्होंने अदालत में ये बात कही कि हम खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस का डीसी जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद हुकूमत का जो वकील था वो इस चीज को हाईलाइट कर रहा है और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में। तो उन्होंने जब चीफ जस्टिस ने कहा क्या गलत इस्तेमाल, ये भी जरा इसको डिस्क्राइब करें ना जरा। उन्होंने कहा कि गलत इस्तेमाल ये है कि डीसी के पास कब्जा दिलवाने का इख्तियार नहीं है। डीसी के पास सिर्फ इतना इख्तियार था कि वो दोनों फ्री कैन की बात सुनता, अपनी सिफारिशात कमेटी की सिफारिशात तैयार करके मुतलका ट्रिब्यूनल में भेजनी थी। अब डीसी ने ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और उसने खुद ही ना सिर्फ सिफारिशात मुरतब की, दोनों फ्री कैन की बातें सुनता है और सुनकर पीरा फोर्स को हुक्म देता है कि जाओ जाके इनका कब्जा दिलवा दो। ठीक है। तो अब डीसी ने उधर एक किस्म का थाना खोल लिया हुआ था। अब ये जब इतराफ़ किया सरकारी वकील ने तो चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप सुन रहे हैं अपने लॉ ऑफिसर की बात? उन्होंने कहा जी मैं सुन रहा हूँ और मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को। ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या अब इस मौजूदगी में इस एक्ट को कंटिन्यू रखा जा सकता है? अच्छा। अगर आपने कानून बनाया है तो उसको कानून के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रहा तो गलत कानून कैसे हो सकता है? हाँ। अब फिर वहाँ पर फिर चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने भरमी का इजहार किया और उन्होंने फिर पंजाब हुकूमत के वकील को कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप हुकूमत को बताइए कि अगर ये कानून इसी तरह बरकरार रह गया तो आधे घंटे में जाती उम्र भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर उन्होंने ये कहा कि आपने सिविल जो अदालतों की सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म कर दिया, आपका बस चले तो आप आइन को मुअत्तल कर दें
ये कैसे आपने पैरेलल एक सिस्टम बना दिया, अदालतें भी हैं, जुडिशरी भी है, सारा कुछ है, और सारे इख्तियारात अब डीसी और पटवारी बैठ के फैसला कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे पटवारी इतने अच्छे हो गए हैं कि वो जायज तरीके से लोगों को हक देंगे? यही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पटवारी पर कई केसेस हैं कि वो जाली दस्तावेजात बनाते हैं, और ये यहाँ पर होते हैं, ऐसा नहीं है कि रियल डॉक्यूमेंट्स हो, उसके कितने लोग जो है ना उसकी कॉपीज निकलवा देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ी तो सरकारी वकील ने कहा कि हम इसको ना देख लेते हैं। उन्होंने कहा देखेंगे तो अब तब ना, अभी तो ये 56 लोग अदालत में खड़े हैं, अब जो धड़ाधड़ कब्जे दिलवाए जा रहे हैं, ना कोई कानून की बात हो रही है, और वो कानून जो आपने बनाया, जो आपकी असम्बली ने पास किया, उस पर आप अमल नहीं कर रहे, ट्रिब्यूनल नहीं बनाए और ट्रिब्यूनल नहीं फैसला करता। तो फिर एक और शीख इन्होंने डाली इस एक्ट में, वो ये डाली कि जो इंटरम ऑर्डर होगा ना, अबूरी हुक्म होगा डीसी का, कमेटियों का या ट्रिब्यूनल का, उसको अब हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, ये किस तरह से आप रोक सकते हैं हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं देख सकता। अब ट्रिब्यूनल जो ऑर्डिनेंस है या एक्ट है वो ये कहता है कि सबसे पहले ट्रिब्यूनल कब्जा दिलवाएगा, अगर कोई बंदा मिसबिहेव करता है या कुछ करता है तो उसको वो सजा देगा। ठीक है। और खत्मी जो फैसला होगा ना ट्रिब्यूनल का, उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वो भी 2 रुकनी बेंच उसका केस सुनेगा। तो चलें, यहाँ तक बात उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन ये जो 2-3 बातें बीच में आपने डाली हैं कि डीसी ने डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल शुरू कर दिए, नंबर 1, पीरा फोर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया और उसको लामहदूद इख्तियार दे के, और वीडियोस में डीसी कह रहे हैं कि कब्जा दो वरना बाहर डाला खड़ा हुआ है पुलिस का। ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये किस तरह से हो सकता है, ये तो हम नहीं होने देंगे। फिर चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये सारा जो प्रोसेस था डीसीज ने इलीगल किया, कानून के खिलाफ किया, तो ये बरकरार नहीं रह सकता। तो जो जितने भी उन्होंने कब्जे लेकर दिए हैं ना, वो पहले दिन की सूरत हाल पर वापस चले जाएंगे। वो बहाल हो, मतलब उन्होंने मुअत्तल कर दिए, वो मुअत्तल कर दिए। जो डीसीज ने फैसले किए थे उनको वो खत्म, और जिनके कब्जे हैं उनको फौरी वापस कर दिए। ठीक है। साथ उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये बहुत ही अहम नौयत का है, इसके ऊपर हम फुल बेंच बनाते हैं और फुल बेंच बैठ के इसके ऊपर समाअत करेंगे। ठीक है। अब ये ऑर्डर जब होता है तो उसके ऊपर उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। अब कोई बंदा ये हकायक नहीं देख रहा कि पंजाब हुकूमत के वकील ने खुद इस कानून के हवाले से इतराफ़ किया कि, और ये कहा कि ये इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ तक सरकारी वकील ने कहा कि हमने मुतलका डीसीज को मुतअद्दिद मरतबा लेटर्स लिखे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो ये बात पंजाब हुकूमत का वकील बैठकर खुद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की वकील जो है वो जो रिप्रेजेंटेशन इसकी करने आए इस ऑर्डिनेंस का, तो वो उस पे वो कर रहा था। ठीक है। अब बात आ जाती है कि अच्छा, लोगों का सेंटिमेंट्स ये हैं कि यार हाई कोर्ट सिविल अदालतों में प्रॉपर्टीज के फैसले नहीं होते थे साल, यहाँ तो दिनों में हो रहे थे, तो हाई कोर्ट ने मदाखलत क्यों की? अब हाई कोर्ट ने मदाखलत इसलिए की कि एक कानून था, तब तक तो हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब डीसी, एसी, पटवारी लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तब हाई कोर्ट ने जाकर मुदाखलत की और करके तो फिर उनको स्टे किया और सारा प्रोसीजर रोका। अच्छा, गलत इस्तेमाल, ये ज़रा थोड़ा ये भी बता देना लोगों को। गलत इस्तेमाल इस तरह हो सकता है कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के आ सकता है, वो असर रसूख के साथ कह सकता है कि जी इसका नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। सही, असर रसूख ही है ना, आप उसके साथ वो प्रॉपर्टी पे कब्जा ले सकते हैं, बेशक आप जो है वो काबज़ीन में से आते हैं। तो जब ये चीज़ें जब लॉ के थ्रू होंगी, पूरे प्रोसीजर के थ्रू होंगी, अदलिया के थ्रू होंगी, तो उसमें जो जितने भी लूप होल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं केटर किए जाते हैं। साइलिन को या जितने भी लोग हैं उनको बेशक इंसाफ की फरामी यकीनी बनानी चाहिए, उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनको लेकर चीज़ें जो है ना वो हैंडल की जाती हैं, सॉल्व की जाती हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक शख्स के अंडर कमेटी बना दी जाए और उसको तमाम तर सारे इख्तियारात जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए जाएं और वो ही सारे फैसले ले और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र ही ना रखे। तो ये सारा मामला था जनाब। प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात कर रहे थे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ ही दिनों बाद हम 2025 को जो है ना वो अलविदा कहेंगे और 2026 को खुशामदीद कहेंगे। 2025 जो है ना मुख्तलिफ नौइयत का रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसमें हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं। वो मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से हो सकता है, लेकिन अभी पर्टिकुलरली हमने बात करनी है सेहत के शोबे के हवाले से कि साल 2025 जो है वो सेहत के शोबे के हवाले से किस तरह का रहा है, कितनी सहूलियात हैं जो कि आम शहरी को जो वहाँ पर इस गर्ज से जाता है कि मुझे अच्छी सहूलत मिलेगी, सेहत की अच्छी सहूलत मुझे दस्तयाब होगी, जिसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा, कोई डिले एलिमेंट नहीं होगा, अद्वियात मुझे वहाँ से मिलेंगी, जो टेस्ट कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर से किए जाते हैं, वो मुझे मुफ्त मिलेंगे। क्या 2025 में ये तमाम तर सहूलियात एक आम शहरी को मिली हैं? और 2026 के लिए महकमा सेहत जो है वो किस तरह के मोटिव रखता है, क्या वो चाह रहा है कि 2026 में जब वो एंटर करेंगे तो किन किन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? तो आज ज़रा रीकैप लेने लगे हैं हम साल 2025 का सेहत के शोबे के हवाले से। तो मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, 2025 ख़त्म होने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक रीकैप जो है ना वो लिया जाए। साल 2025 कैसा रहा सेहत के शोबे के हवाले से? अच्छा रहा, बुरा रहा, मॉडरेट रहा, किस तरह का रहा? देखें, जो गुज़िश्ता अदवार थे उसी तरह ही 2025 गुजर जाएगा। मेरा ख्याल है कोई बेहतरी नहीं आई, और जिस तरह की बेहतरी हम लोग चाहते थे या गरीब आवाम चाहती है। देखें, एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलाज नहीं मिलेगा प्रॉपर, अगर मरीज़ को मुकम्मल अद्वियात नहीं मिलेंगी, मुकम्मल उनको टेक केयर नहीं मिलेगी, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, तो फिर मेरा ख्याल है उस हॉस्पिटल का या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा नहीं है। हमने ये देखा कि 2025 मामूल के मुताबिक आया गुजर गया। जो हुकूमत ने वहाँ पे काम की, चूँकि उससे पहले 2024 में रिवैम्पिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, फिर 2025 में उस रिवैम्पिंग को कुछ 40 अरब रुपये लगा के मुकम्मल किया गया है। लेकिन अभी भी पार्शली कुछ ऑपरेशन थिएटर्स अभी भी नॉन फंक्शनल है, अभी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हो सके इतनी चीज़ों के बावजूद भी। तो फिर हमने ये देखा कि जो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक फैक्टर है अद्वियात की दस्तयाबी का। उसके लिए भी पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमने 22 अरब रुपया दिया है, लेकिन अभी भी जो लाइबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ हस्पतालों की वो अरबों रुपए की है। देखिए मुनीबा, हम ये देखते हैं कि हर साल के एंड पे हम इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ओवरलुक करते हैं कि भाई ये साल कैसा रहा, तो जिसमें हम होप करते हैं कि जी आने वाला साल जो है वो मज़ीद बेहतर होगा। शुरू में हम इंट्रोडक्शन में ये भी बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम पंजाब बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, बहुत नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चल रही हैं। देखें, अब हम कहते थे कि स्पेशलाइज्ड पंजाब में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो लाहौर में के अंदर स्पेशलाइज्ड कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका फ़ेज़ 1 जो है नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा, जिसमें कैंसर के मरीज़ों को काफ़ी हद तक जो रिलीफ है वो मिलेगा। वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, जो स्टेज 3 के 4 के, उनका इलाज हो सकेगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो कार्डिक जो हॉस्पिटल्स थे उनको फंक्शनल किया जा रहा है, उनके अंदर यूनिट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, मतलब एक हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्ट करता था इंफ्रास्ट्रक्चर्स हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल्स का, उसके अंदर कितनी जो डेवलपमेंट की गई, कितनी बेहतरी लाई गई, डॉक्टर्स का एटीट्यूड कितना बेहतर किया गया, अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको किस किस्म की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई, इनका जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था उनके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेके आई गई, इनके जो दिगर जो सिक्योरिटी के और दिगर जो इनके ठेके थे उनको जो है वो कैसे बेहतर किया गया। तो ये जो सारे मामला थे इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जी हम अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आता है तो उसको किस किस्म की जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए। अभी आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्टर्स की शदीद कमी है, गुज़िश्ता कई सालों से होती नज़र आ रही है। एड हॉक पे जो भर्तियाँ थी वो पिछले साल बंद कर दी गई। अब मेरा ख्याल है सीएम पंजाब ने भी कहा है कि एड हॉक के ऊपर जो भर्तियाँ हैं इसको खोला जाए, दोबारा से बहाल किया। फिर उसके बाद जो बड़ा इस वक्त फैक्टर जो आ रहा है वो जो पेशेंट आते हैं उनको आउटडोर के अंदर या इनडोर के अंदर उनको जो अद्वियात है वो मिलनी चाहिए। अभी तक मेरा ख्याल है वो जो ख्वाब था कि इमरजेंसी के अंदर मुकम्मल 100% फ्री अद्वियात का, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका।
मिलती हैं अद्वियात, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 70 to 80%। अच्छा। और मेजर बाज़ औक़ात जो महंगी अद्वियात होती हैं तो फिर वो अल्टीमेटली वो एमरजेंसी के जो पेशेंट हैं उनको बाहर से जो है ये लानी पड़ती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि इसके अंदर ऑपरेशंस के लिए जो लंबी लंबी लाइनें हैं उनके लिए पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वार होना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स की हमारे यहाँ जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे कैटेगरिकली एक स्पेशलाइज हेल्थ की और एक प्राइमरी हेल्थ की, कि बीमारियों को भी बीमार होने से पहले या प्रिवेंशन पे हम किस तरह जो है वो रोक सकते हैं। अभी हम स्पेशलाइज की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से कि एक तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी मैनेजमेंट की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके बाद इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके बाद एहतसाब। मुनीबा जब तक एहतसाब देखें, हम ये देखते हैं कि फ़ंड्स भी आते हैं, अगर कुछ किसी को 450 या 500 अरब रुपए का फ़ंड्स मिलता है, उसमें अल्टीमेटली पेंशन्स हैं, तनख्वाहें हैं, डेवलपमेंट भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप अच्छी मैनेजमेंट हो, आपके पास अच्छी ऑफिसर्स हों, तो चीज़ें फिर भी कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो एहतसाब का जो अमल है वो तकरीबन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि करप्शन महकमा सेहत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है, एक नासूर फैल चुका हुआ है। हमने पिछले दिनों भी एक स्टोरी बनाई कि जिस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक ऑफिसर है अतीकुर रहमान, जिसको मॉनिटरिंग का हेड लगाया हुआ है, वो जनाब खुद ही जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अपना असर रसूख दिखा के मुख्तलिफ जो कंपनियां उनको ठेके लेके देते हैं। फिर मुझे पता चला कि अभी एक जिना हॉस्पिटल में एक कंपनी को ठेका लेके दे रहे हैं, उसमें हैवी अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक और फार्मासिस्ट ने तस्वीर उसकी को बेगम शायद जिना अस्पताल में, तो उनको भी वो ठेके शिकों की मद में जो है वो मुख्तलिफ कंपनी से किक बैक्स लेके तो उनको ठेके जो है ये बात वही डलवाने की जो है कोशिश करती है ना। तो जब तक इसी तरह एक तो और एमएस वगैरह भी ऐसे हैं, उनका काम ही यही है कि रेगुलर जो अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें से काम नहीं करना, कोटेशंस पे आके काम करना है, चूँकि उसमें किक बैक्स वगैरह मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप इबरतनाक सज़ा नहीं देंगे या इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, या अगर कोई रिपोर्टर्स या कोई न्यूज़ हम दे दें तो उसको कैटेगरी के सारे मिल के उसको कहते हैं जी इसको तो पहले कहेंगे ये फेक है या ये सही नहीं है। अल्टीमेटली जब भी कोई न्यूज़ आती है, अगर वो 100% नहीं तो 70% उसमें कोई ना कोई हक़ाइक़ होता है, या 50% तो कम हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, जिसको हमारी जो इस वक्त की जो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो तो बिल्कुल भी इस पर वो कान धरने को तैयार ही नहीं। उनके सामने मेरा ख्याल है स्पेशलाइज के अंदर पहले से बजाय इम्प्रूवमेंट के वो डिक्लाइन ही आया है, नहीं तो कोई बेहतरी नहीं आई। हमारे वजीर हैं वो उनको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और देखिए जो मिनिस्टर जो वज़ीर है वो आजकल तो मेरा ख्याल है उनका तो यही काम है, वो किसी इफ्तिताही तकरीब में चले जाना, किसी कॉन्वोकेशन में चले जाना, तख्तियाँ लगा लेना, मीटिंग्स कर लेना। अगर ये सारी चीज़ें होती तो चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक बेहतर ना होती। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को एहतसाब करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं CM पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि हम एक फ़ोर्स बना रहे हैं जो कि तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर जाके मॉनिटरिंग करेगी, एहतसाब का अमल जो है वो शुरू करेगी, और उससे कोई सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन जब तक ये महकमा खुद अपने खुद नहीं ठीक होगा तब तक वो फोर्स भी क्या करेगी बिलाल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है ये सिलसिले जो है इसी तरह चलते रहेंगे तो आवाम को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इस सिस्टम को इन चीज़ों को जो है बेहतर होना चाहिए, करप्शन को जीरो किया जाए। बिल्कुल ऐसे, मतलब 2025 भी उन्हीं सालों की तरह गुजर जाएगा कि जिसमें एक आम शहरी को वो तमाम तर सहूलियात नहीं दी गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ग्राउंड रियलिटी। देखें अगर आप ये देखें, अभी हमने स्पेशलाइज की थोड़ा सा हमने वो बात की, अगर हम आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ से, सबसे बेहतर और सबसे अहम जो चीज़ ये है कि आप प्रिवेंशन पे कितना फोकस कर रहे हैं, बीमार होने से पहले लोगों को कितना बचा रहे हैं। देखें अगर हम इसी तरह के 10,000 और हॉस्पिटल्स बना लें लेकिन हम प्रिवेंशन पे काम ना करें तो हमारे हर लोग दूसरे रोज़ लोग जो है बीमार होते रहेंगे। कितनी हम अद्वियात अरब की ख़रीद लेंगे, कितना हम कुछ कर लेंगे। इस वक्त हमारे यहाँ आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी टॉप पे है, हाँ जी, फ़ज़ाई आलूदगी के बाद उसके बाद आपका जो सिस्टम है प्रिवेंशन के दिगर जो बीमारियाँ हैं वो
उरूज पे हैं, इनकी रोकथाम के हवाले से कोई मैकेनिज़्म जो है वो ये नहीं बनाया गया। देखिए, इन सब की रोकथाम के लिए सबसे पहले और अहम ज़रूरी है कि सब लोगों की जो वैक्सीनेशन है उस पर फोकस किया गया। छोटे बच्चों से लेके जो बूढ़े लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। फिर उसके बाद आता है कि इनके ऊपर जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, कैंसर, हर चीज़ में हम टॉप पे आ रहे हैं। अच्छा, उसकी एक बड़ी रीज़न क्या है कि हम लोग अपनी स्क्रीनिंग ही नहीं करवाते। वो कहते हैं कि स्क्रीनिंग करवाएंगे पता चल जाएगा यार मैं तो बीमार होने वाला हूँ, कुछ चीज़ निकल आएगी। तो वो हमारे शहरियों को ये नहीं पता कि अगर कोई चीज़ निकल आएगी तो उसको बर वक्त अगर आप इलाज करा लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। बिल्कुल, एक तो उस पर फिर खर्चा भी कम आएगा, अमवात भी जो है ये कम होगी। तो अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट करें लास्टली साल 2026 सेहत के हवाले से किस तरह का रहेगा? जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें से किन्हीं चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ होगा 2026 में कि नहीं? मैं सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि प्रिवेंशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, लोगों की वैक्सीनेशन को फोकस करें, स्क्रीनिंग पे करें, और सबसे अहम लोगों को फूड न्यूट्रिशन की अवेयरनेस प्रोवाइड करें। ये 3-4 चीज़ों पे जब काम करेंगे अल्टीमेटली जो बीमारियां हैं वो काउंट डाउन होना शुरू होंगी, रिड्यूस होना शुरू होंगी, जिससे अल्टीमेटली जो लोड है वो कम होगा। बकाया ये जो एहतसाब है, ये जो मेडिसिन है, ये ऑपरेशन थिएटर्स हैं, नए हॉस्पिटल्स हैं, ये चीज़ सिस्टम जो है चलता रहेगा। अहम इशू ये कि लोगों को बीमार होने से पहले बचाया जाए, उनके लिए एजुकेशन है और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप लोग भी ले सकते हैं। साल 2025 किस तरह का रहा सेहत के हवाले से? क्या क्या चीज़ें, कुछ नया आया, नहीं आया? 2026 किस तरह का रहेगा, उस सबको हमने डिस्कस किया है। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच। जनाब, अब कुछ आर्ट एंड आर्टिस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं, और आज भी एक बहुत ही मुनफरिद आर्ट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। जरताशिया उमर हैं जो कि हैंड पेंटेड फर्नीचर और डिकोर आर्टिस्ट हैं, जो हाथ से ही घर के फर्नीचर को उनको पेंट करती हैं, उसके साथ साथ उसको डिकोर भी करती हैं। तो ये आर्ट किस तरह का है, आप लोग किस तरह सीख सकते हैं, जरताशिया कब से कर रही हैं, कितनी डिमांड है इसकी, फीडबैक कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं। जरताशिया से आपकी मुलाकात कराते हैं। जरताशिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जरताशिया, बताइए अपने आर्ट के बारे में, कैसा आर्ट है, कब से आप कर रही हैं इस आर्ट को? हाँ जी, मैं एक्चुअली मेरा नाम जरताशिया उमर है और मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ की। मैं ये काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 5-6 साल से मैं चैम्बर की भी मेंबर हूँ, और मैं ये फर्नीचर का काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये चैम्बर में रह के ही ये सीखा कि हमें ख़वातीन के अंदर जो भी स्किल्स हैं उनको उजागर करना चाहिए। और आपको पता है होम डेकोर का तो हर ख़ातून को शौक़ होता है कि अपने घर को सजाने का, संवारने का। तो मेरा भी इसी तरफ रुझान था, तो फिर मैंने फ़र्नीचर में डिफरेंट इनोवेशंस की। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्रे है, थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो इस ट्रे से किया था। अच्छा। ट्रेज़ मैंने बनाए थे, और ट्रेज़ के बिल्कुल ये सिंपल सा इसमें मटेरियल मैंने यूज़ किया था। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि ये ट्रे इतने डेलिकेट है, ये फैंसी के फैंसी लगते हैं। हाँ। और दूसरे इसमें इतनी ज़्यादा कोई मतलब कॉस्ट भी नहीं आती है। और फिर जब मेरे ये ट्रे सुपर हिट हो गए, मैंने एग्ज़िबिट किया एक्सपो सेंटर लाहौर में, तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने स्टूल्स भी बनाए, और स्टूल से हैंड पेंटेड थे, और इसके अलावा जो है हैंडमेड भी थे। उनका फैब्रिक जो था वो हैंडमेड था। एक्चुअली हम ख़वातीन को भी प्रोमोट करते हैं जो कि हाथ का काम करती हैं। तो फिर इस तरह फिर उससे आगे फिर चलता फिर आपने डिफरेंट फिर उससे आपको पता है आइडियाज़ निकलते हैं। सही है, बिल्कुल नए आइडियाज़ निकलते हैं, फिर आपके अंदर खुद ही आपकी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। वो आपको समझ आ जाती है ना, फिर आप न्यू थिंग्स जो है ना उनको क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपने इस ट्रे से स्टार्ट किया था अपना जो स्टार्टअप था, तो ये ट्रे यूजुअली घर में यूज़ होता है, किस लिए यूज़ हो रहा होता है, लोग क्या डिमांड इसकी कर रहे होते हैं, और किस चीज़ से बना हुआ है, ये भी बताएं हमें। अच्छा, ये वाला इसका मटेरियल जो है, ये वाला थोड़ा ये पीवीसी है। आपने देखा होगा कि ये पीवीसी का मटेरियल है, और उसको मैंने सोचा कि जब मैंने उसको देखती थी उसमें डिफरेंट किस्म के प्रिंट्स आते थे, बड़े वाइब्रेंट से वो लगते थे, कलरफुल से। तो आपको पता है घर में ऐसी चीज़ें जो फ्लोरल होती हैं वो लोगों को पसंद होती हैं।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि यूज़फुल भी हो और खूबसूरत भी लगे। अब ये ट्रेस जो हैं ये एज अ सर्विंग ट्रेस भी यूज़ होते हैं और ये बहुत लाइट वेट हैं और ये मेरे बहुत ज़्यादा ये चलने वाली सबसे पहली आइटम थी, तो मैंने इसको अभी तक इसको साथ लेके चल रही। इसके अलावा क्या क्या पीसेज आप बनाती हैं वो भी ज़रा हमें बताइए। हाँ जी, ये देखिए ये हैंड पेंटेड ट्रेस है, इनकी भी बड़ी मांग है और इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई हुई है। और ये देखें ये वाली वुडन ट्रेस हैं, MDF है, एक वुड की फॉर्म होती है, उसमें एक्चुअली ये लाइट वेट भी होती है और इसकी जो फिनिशिंग होती है ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड वुड जो है, सॉलिड वुड में भी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन उसमें जिस तरह सोफ़ाज़ हो जाते हैं, बेड सेट्स हो जाते हैं, तो वो वाले ज़ाहिर है वो MDF में नहीं बन सकते। तो ये जो घर के होम डेकोर की चीज़ें होती हैं ये इसके लिए हम MDF यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो है ये वाली जो टेक्निक है दिस इज़ कॉल्ड चॉक फिनिशिंग टेक्निक। चॉक फिनिशिंग, ठीक है। और चॉक फिनिशिंग में आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आजकल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के वो किए। अब ये हैंड पेंटेड ट्रेस हैं, ये हमारे जो एज ए सोवेनियर लोग लेके जाते हैं बाहर भी और पसंद किए जाते हैं, बहुत सारे मुल्क से बाहर भी मेरे से आते हैं। इसको घर में भी यूज किया जा सकता है, लोग घर में यूज करते हैं, सर्विंग ट्रे यूज करते हैं इसको। बिल्कुल, तो इसका पेंट खराब तो नहीं हो जाता? नहीं, एक्चुअली वक्त के साथ साथ कुछ टाइम के बाद चूंकि है तो लकड़ी है, आपको पता है लकड़ी हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक है वो ज़रा पानी गिरने से और उससे ख़राब नहीं होती। इसको हम केयरफुली यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर लेकर वगैरह लग जाता है तो उससे ये बेहतर हो जाता है कि मतलब इसकी दोबारा से शाइन वापस आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये हैंड पेंट होता है ये हैंड पेंट काफ़ी ड्यूरेबल होता है और ये जो है कि ये ख़राब भी नहीं होता और दिखने में भी आपको पता है बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाती चलूँ, ये प्लेटर्स, ये भी ये देखें आजकल ये कार्विंग वाले प्लेटर्स हैं, बड़ी इनकी रॉयल लुक आती है और ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, सर्विंग करने के लिए। हाँ, मतलब इसको डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर कोई घर में पार्टी है, कोई मेहमान आ रहा है तो इसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें जो है ना वो सजा सकते हैं, रख सकते हैं। ये भी प्लेटर है, ये भी प्लेटर्स हैं। अब देखें रमजान आ रहा है तो आपको पता है कि आपने अपने गेस्ट को बुलाना है, अफ्तारियां करनी होती हैं ऑब्वियसली। बिल्कुल, तो फिर उसके लिए आप नैपकिन्स रखें और इसके ऊपर पेस्ट्रीज जो भी व्हाटएवर कोई भी आपने जो पकौड़े रखने, समोसे रखने, कुछ भी रखना है आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और ये हम जो है कि आप बिल्कुल जी क्रिएशन से रब्ता करें तो इंशाल्लाह ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके जो मेहमान हैं वो बड़े खुश होके जाएंगे क्योंकि आपको पता है आजकल सर्विंग के भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं तो फिर लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ये प्लेटर है, इसमें एक थोड़ी सी इसमें डिफरेंट, ये भी चॉक फिनिशिंग में ही है, लेकिन इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये डीकोफेज से मैंने किया हुआ है। आजकल ये बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, ये मैंने खुद किया है थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि लोग पूरा आजकल कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको आप देख रही हैं कि ये इसको मैंने ये डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। बात यही है कि ये चीज़ें होती हैं स्टाइल के साथ साथ जो है कि आपको केयरफुली यूज़ करने की भी होती हैं। तो जो भी चीज़ होती है घर की, आपको पता है कि जब हम कोई इतनी एक्सपेंस उसके ऊपर लगाते हैं तो हम उसको केयरफुली यूज़ करेंगे, फिर ही वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये भी आप बना रही हैं साथ? हाँ जी, ये देखें, ये है, ये वाली चीज़ें जो है ये रतन में। अच्छा, रतन में, ये इनको रतन बोलते हैं एक्चुअली। ये जो है आजकल इसकी एक शीट भी आई हुई है, लेकिन ये शीट नहीं है, ये ओरिजिनल रतन है। अगर आप इसको क्लोज करके दिखा सकें तो। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स वगैरह है, इसका ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स बनाया है। ठीक है, स्टोरेज बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, व्हाटएवर आप जो भी इसको इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, ओके, ठीक है। और ये है बेड पे, आप देखें अक्सर हम लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट उठा नहीं जाता, छुट्टी वाला बैठ के करना है तो ये उसके लिए बिल्कुल छुट्टी वाला दिन होता है तो हम चाहते हैं कि हम अपने बेड पे रख के तो हम इसके ऊपर नाश्ता करें और आराम से बैठें, फिर हम इसको नाश्ते के बाद इसके ऊपर लैपटॉप भी रख के इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें, एक्चुअली बड़ी चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं ला सकती थी तो इसलिए मैं छोटे होम डेकोर की चीज़ें लेके आई हूँ। इसके अलावा आपने ये देखा होगा ये हमारे लैम्प शेड्स हैं, ये भी हम कस्टमाइज करते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के प्रिंट्स इस तरह। ठीक है, आप कर्टन्स के साथ मैच कर सकते हैं, अपने सोफाज के उसके साथ मैच कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे एक लाइट होगी, ये लाइट है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ है। अच्छा, इसमें जो है कि आप बल्ब वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। ओके, तो ये बड़ी खूबसूरत है, ये लकड़ी की है। ठीक है, ये MDF में बनी हुई है, ये बड़ी ही खूबसूरत है और ये घरों के बाहर बहुत प्यारी लगती है।
वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। जैसे जरताशिया का काम चल रहा है, फर्नीचर का होम डेकोर आर्टिस्ट हैं और पिछले कई सालों से ये काम कर रही हैं। जरताशिया, थैंक यू सो मच कि आप आई और अपना आर्ट जो है वो हमारे साथ, हमारे देखने वालों के साथ आपने शेयर किया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।